सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक होम ट्यूटर में। अपने आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की संरचना के बारे में। क्योंकि अपने पिछले वीडियो में हम लोग सेल के बारे में जान चुके हैं कि सेल होता क्या है और सेल के टाइप्स क्या क्या हैं। तो समय को बिना बर्बाद किए हुए आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, जिससे आपका क्या हो जाएगा, एक फ्लो हो जाएगा और हम लोग पिछली चीज़ों को आज की चीज़ों से अच्छी तरीके से जोड़ पाएंगे। तो आइए समझते हैं सेल क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्या है, कार्यात्मक इकाई है। फिर मैंने ये बताया था कि जो सेल की खोज है वो सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। अब यहाँ पे बात यह आती है कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल खोजी थी वो कैसी सेल थी, तो वह एक मृत कोशिका थी। कैसी सेल थी, एक डेड सेल की खोज की थी। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी या लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो लिविंग सेल की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसमें, एक बैक्टीरिया में जिसका नाम था क्या, माइकोप्लाज्म यानी कि पीपीएलओ, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं। क्या है उसका दूसरा नाम, पीपीएलओ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है, तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म थी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या थी पीपीएलओ की फुल फॉर्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर हमने जाना था कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी, स्पर्म थी। यदि स्पर्म यानी शुक्राणु, यदि शुक्राणु ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम क्या मार के आएंगे, आरबीसी को मार करके आएंगे। ठीक है, यदि ऑप्शन में स्पर्म है तो ठीक है, यदि स्पर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, आरबीसी को टिक करके आएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता था कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या थी, ओवम यानी कि अंडाणु थी। उसके बाद हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल है। फिर ये बनता है कि सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर की नहीं, वैसे पादप और जंतुओं दोनों को मिला करके सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्म ही या पीपीएलओ क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। दूसरा सबसे बड़ी कोशिका फिर किसमें पाई जाती है, तो जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसमें पाई जाती है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था कि हमारी सेल कितने टाइप की होती है, तो हमारी सेल कितने टाइप की मुख्यतः हमने बताई थी, दो टाइप की सेल थी। पहला हमारा प्रोकैरियोटिक, दूसरा हमारा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को मैंने क्या बताया था कि ये हमारी प्राचीन कोशिका है। ठीक, इसमें जो कोशिकांग है वो क्या डेवलप नहीं है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक यदि नहीं रहेगा तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी। ठीक, और मैंने क्या बताया था, जितने भी डबल मेम्ब्रेन के ऑर्गेनेल्स होते हैं या कोशिकांग होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते थे। इसमें डीएनए भी पाया जाता था, लेकिन डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं था। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का इसमें अभाव होता है। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से हिस्टोन प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है, तो हमारे जो है प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब राइबोसोम क्या करता था, राइबोसोम प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता था। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था कि नीलहरित शैवाल हो गए, जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, क्या थे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल थे। अब उसके बाद मैंने यूकैरियोटिक सेल में बताया था कि इन्हें हम आधुनिक कोशिका कहते हैं, और ये क्या थे, वेल डेवलप्ड थे। किसकी अपेक्षा, प्रोकैरियोटिक सेल की अपेक्षा क्या थे, डेवलप्ड थे। तो इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी पाया जाता था। केंद्रक है तो केंद्रक झिल्ली भी पाई जाएगी। और फिर जितने भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स थे, है ना, जो डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स थे, कोशिकांग थे, वो भी इसमें पाए जाते थे। इसमें डीएनए के साथ साथ क्या, हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता था। और इसमें राइबोसोम की स्ट्रक्चर क्या था 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते थे। ये था कि हमारे इसके एग्जाम्पल में क्या है, जो पेड़ पौधे हैं, जो मनुष्य हैं, हम सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल हमारे अंदर है। ठीक है, अब हम लोग फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में कि सेल, मैंने 4 मेन स्ट्रक्चर बताए थे। पहला मैंने बताया था सेल वॉल, दूसरा मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन, तीसरा मैंने बताया था साइटोप्लाज्म और चौथा बताया था मैंने न्यूक्लियस। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक में। मैं आशा करता हूँ आप लोग पिछला लेक्चर देख करके आए होंगे। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सेल वॉल। क्या हमारी पहली हेडिंग क्या रहेगी, हमारी पहली हेडिंग है सेल वॉल। सेल वॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालिए, जो सबसे पहला पॉइंट लिखिए। पॉइंट करके लिखाता जाऊंगा, उसी हिसाब से आप लोग पॉइंट के हिसाब से लिखते जाइए, ताकि आपको जब आप नोट्स मतलब एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें रटी रहेंगी, है ना। बाकी तो पहले मैं आपको यहीं पर कोशिश करूँगा कि आपको याद करा दूँ। तो जो हमारी सेल वॉल है, यह क्या है, यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ, यह पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी परत होती है।
होती है। इसकी पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल की, यह क्या है, प्लांट सेल की सबसे जितने भी हमारी पादप कोशिका हैं यानी प्लांट सेल्स हैं उनकी सबसे बाहरी परत की कौन सी है, सेल वॉल होती है ना। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, दूसरा पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यह जंतु कोशिकाओं मतलब एनिमल सेल, यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 पॉइंट जाना, इन्हीं 2 पॉइंट में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है। तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत का नाम क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में यानी कि एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये एनिमल सेल में क्या नहीं पाई जाती है। इसका तीसरा पॉइंट कि यह करता क्या है ना तो यह यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यह पौधों को सुरक्षा है ना एवं दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ता प्रदान करने में सहायता करता है, दृढ़ता प्रदान करने में सहायता करता है या हेल्प करता है। ठीक है, सीधा सीधा याद रखिएगा। ठीक है, इसका मेन वर्क क्या है, यह हमारे पेड़ पौधों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे सेल्स को क्या दृढ़ता यानी मजबूती देता है। ठीक, कौन, हमारी सेल वॉल। ठीक, अब हमने जान लिया सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल के वर्क के बारे में जान लिया। अब यह बनी किसकी होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया था, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, खुद से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, स्वपोषी हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी वो किस में आ जाते हैं, हमारे प्लांट्स में आ जाते हैं। तो देखिए जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक, जो हमारे पौधे हैं, पौधों में ये बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल वॉल जो पौधों में है ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, उसके बाद यदि मैं बैक्टीरिया की बात करूं, इसमें बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की, किसकी, पेप्टिडोग्लाइकॉन। अब यदि आप इसको ये नहीं समझ, इसके जगह कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो आप इसे मारेंगे, पेप्टिडोग्लाइकॉन है तो पेप्टिडोग्लाइकॉन को मारेंगे। कभी कभी क्या देता है, अमीनो एसिड प्लस पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा। तो बैक्टीरिया में जो हमारा सेल वॉल है वो क्या किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, या फिर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, या फिर हम कह सकते हैं अमीनो एसिड प्लस पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसमें, बैक्टीरिया में। प्लांट में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज में बनी होती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ईस्ट तथा फंगस में, ये पॉइंट करके लिख लीजिएगा, फंगस में किसकी बनी होती है, तो फंगस में बनी होती है काइटिन की। किसकी, काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पे यदि आप लिखना चाहें तो पॉइंट्स करके लिख लीजिएगा कि प्लांट्स में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किससे, सेल्यूलोज से बनी होती है। दूसरा पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा कि बैक्टीरिया या जीवाणुओं में यह पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा गया है कि ईस्ट तथा फंगस या फंगस में जो हमारी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो वह काइटिन की बनी होती है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग फिर देख लीजिए, पादप कोशिका क्या होती है। ये पादप कोशिका, ये जो हमारी सेल वॉल है, ये पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यह पौधों को सुरक्षा एवं दृढ़ता प्रदान करने में हेल्प करती है। पौधों में इसलिए किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और फंगस में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो इसे आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। मैं इसे क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। जल्दी से एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है।
ये तो हम लोगों ने जान लिया कि ये है क्या, लेकिन अब इसमें हम ये जान लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ही कम टीचर्स ने इसके बारे में बताया है। आप लोग जान लीजिए कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताऊंगा। ठीक है तो जो हमारा सेल वॉल है, सेल वॉल कि मैंने बताया ना सबसे बाहरी परत होती है, ये छिद्र युक्त होती है। कैसे होती है? छिद्र युक्त होती है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। ठीक, तो ये जीव द्रव्य क्या होता है? हमारे सेल से अंदर बाहर जाता है, अंदर बाहर आता है, एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। ठीक है, तो जब ये जाता है तो ये क्या, एक बाहरी परत मतलब कुछ स्रावित होकर के, इससे जो पदार्थ निकलते हैं जीव द्रव्य से, वो क्या करते हैं, स्रावित होकर के कोशिकाओं के बाहर एक परत बना लेते हैं, एक मोटी परत का निर्माण करते हैं। वही मोटी परत हमारी क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कोशिका भित्ति से कि जो मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है जो एक कोशिका की को दूसरे कोशिका से मतलब जोड़ता है। जो साइटोप्लाज्म, जो कोशिका का कोशिका द्रव्य है, दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? सेल वॉल करता है। ठीक है, सेल वॉल क्या करता है? दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करता है। अब इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अंग है जिसकी सहायता से वो जुड़ता है? तो उसमें पाए जाते हैं प्लाज्मोड्स मेटा। क्या? प्लाज्मोड्स मेटा पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य तंतु। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि दो कोशिकाओं के कोसा द्रव्य को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो जीव द्रव्य तंतु यानी कि प्लाज्मोड्स मेटा करते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे सेल वॉल में। किसमें पाए जाते हैं? हमारी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति किससे बनता है? तो कोशिका भित्ति जीव द्रव्य के स्रावित पदार्थों से बनता है। ठीक, कोशिका भित्ति किससे बनता है? तो कोशिका भित्ति का निर्माण जीव द्रव्य के स्रावित पदार्थों से होता है। ठीक, ये समझ में आया? किससे होता है? स्रावित पदार्थों से होता है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं कि जीव द्रव्य का निर्माण, सेल वॉल का निर्माण किससे होता है? तो सेल वॉल का निर्माण जीव द्रव्य के स्रावित पदार्थों से होता है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो कोशिकाओं के कोशा द्रव्य को, है ना, या साइटोप्लाज्म को कौन जोड़ने का कार्य करता है? तो प्लाज्मोड्स मेटा यानी जीव द्रव्य तंतु किसमें पाए जाते हैं? सेल वॉल में पाए जाते हैं। अब हम लोग इसके थोड़ा और स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डीप में चलते हैं, जिससे क्वेश्चन अब हालांकि जो कि हमारे टीचिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका जूनियर एडेड का एग्जाम्स है, उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है कि सेल वॉल कितने मतलब इसी किससे मिलकर बनती है। तो सेल वॉल हम यदि हम सेल वॉल को डिवाइड करें तो ये होती है फिर हमारी प्राथमिक कोशाभित्ति। प्राथमिक कोशाभित्ति। ठीक, फिर दूसरा द्वितीयक कोशाभित्ति। द्वितीयक कोशाभित्ति। अब तो एसएससी वगैरह में भी एग्जाम इनसे क्वेश्चन पुट होने लगा है। फिर हमारा क्या है? तृतीयक कोशाभित्ति। यदि हम लोग थोड़ा अपर लेवल से नहीं चलेंगे तो हम एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब कंपटीशन बढ़ गया है कि यदि आप एक नंबर पीछे जा रहे हैं तो आप कम से कम 5 से 10 हज़ार लड़कों से पीछे जा रहे हैं। फिर हमारा क्या है? मध्य पडल यानी कि मिडल लेमा। ठीक है, इसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, इसे हम सेकेंडरी सेल वॉल, इसे हम टर्शियरी सेल वॉल और इसे हम मिडल लेमा बोलते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति किससे बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक, सबसे भारी परत है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए। यदि आपसे पूछा जाएगा कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। और यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो वो भी सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्वितीयक कोशिका जैसे कि जो हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति है, जस्ट उसके नीचे एक मोटी परत होती है। ठीक है, द्वितीयक कोशिका भित्ति ये किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी काइटिन की। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, पेक्टिन, किसकी? पेक्टिन। ठीक है, और लिग्निन, इन सब की बनी होती है। ठीक, और उसके बाद फिर पूछा था तृतीयक कोशिका भित्ति।
तो तृतीयक कोशिका भित्ति सब में नहीं पाई जाती है। तृतीयक कोशिका भित्ति केवल अनावृत बीजी पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है या अनावृत बीजी पौधों में पाई जाती है। और उसके किसमें पाई जाती है? जाइलम। जाइलम जब आप आगे पढ़ेंगे तो जाइलम एक क्या होती है? वाहिनियाँ होती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में नस होती हैं या मतलब सिरा है, धमनी है, उसी तरीके से हमारे प्लांट में क्या जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या करता है? भूमि से जल को और जो खनिज तत्व हैं उनको ले जाने का कार्य करता है। तो जाइलम जो हमारी वाहिनियाँ हैं वो किससे मिल करके बनी होती हैं? तृतीयक कोशिकाओं से मिल, तृतीयक कोशिका भित्ति उसी में पाई जाती हैं। और ये किसकी बनी होती हैं? तो ये जाइलन नामक एक पदार्थ की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? जाइलन नामक एक पदार्थ की बनी होती हैं। किसमें पाई जाती हैं? जाइलम वाहिनियों में पाई जाती हैं। इसके बारे में जब हम जाइलम फ्लोएम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य पटल, है ना। मध्य पटल क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा फल होता है, जब कच्चा होता है फल तो बहुत टाइट हो जाता है, और जब फल पक जाता है तो क्या वो मतलब थोड़ा एक तरीके से गुलगुला हो जाता है ना। कैसा हो जाता है? गुलगुला हो जाता है या थोड़ा मतलब पिचकने लगता है एक तरीके से। तो किसके कारण होता है? मध्य पटल के, मतलब जब मध्य पटल हमारा परिपक्व हो जाता है, मतलब एक तरीके से इसी के घुल जाने से मध्य पटल हमारा क्या हो जाता है? घुल जाता है, जिससे जो हमारा फल है पकने के बाद क्या हो जाता है? थोड़ा सा लूज हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि जो हमारा पका हुआ फल है वो किसके घुल जाने के कारण मतलब थोड़ा सा मतलब ढीला हो जाता है। तो वो मध्य पटल यानी कि मिडल लेमा के मतलब घुल जाने के कारण हमारा फल पक जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? पैक्टेट्स होते हैं। किसके होते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें मिडल लेमा में ये पाए जाते हैं। फल हमारा इन्हीं के कारण क्या पक जाता है, और पकने के बाद थोड़ा उसकी कोशिकाएं ढीली हो जाती हैं। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा ये सेल वॉल है, सेल वॉल को हम इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा प्राथमिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। द्वितीय कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, पेक्टिन तथा लिग्निन की बनी होती है। तृतीय कोशिका भित्ति सभी में नहीं पाई जाती है ये केवल अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनमें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जो जाइलम नामक वाहिनियाँ होती हैं उनमें पाई जाती है। इसका नाम क्या है? जाइलन से बनी होती है। ठीक, मध्य पटल क्या है? जो हमारे फल होते हैं, जो कच्चा फल होता है वो हमारा मतलब टाइट होता है, और जो हमारा फल पकने के बाद क्या हो जाता है? थोड़ा उसकी कोशिकाएं ढीली हो जाती हैं। तो किसके कारण होती है? मध्य पटल के घुल जाने के कारण होती है। मध्य पटल में कौन से मतलब तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट्स पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितना भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए, ये हमारा क्या था? सेल वॉल से रिलेटेड था। अब आइए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? अब हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरे पार्ट के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली क्या है? मैं आशा करता हूँ कि आपको सेल वॉल अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये हमारा क्या है? सेकंड है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति है, वह जंतु कोशिकाओं की बाहरी परत होती है। ठीक है, और वह किसमें नहीं पाई जाती है? पादप कोशिकाओं की बाहरी परत कौन सी थी? हमारी सेल वॉल थी। और जंतु कोशिकाओं की बाहरी परत हमारी कौन सी है? हमारी सेल मेम्ब्रेन है यानी कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पे लिखिए, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली यह जंतु कोशिकाओं की यानी एनिमल सेल्स, यह जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। क्यों? क्योंकि जंतु कोशिकाओं में हमारी कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या करता है? यह हमें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा चीज़ यदि मैं बात करूं पौधों में, तो यह पादप कोशिकाओं की दूसरी परत है। यह पादप कोशिकाओं की
दूसरी परत होती है ना, दूसरी परत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि बात की जाए तो ये कैसी होती है तो यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी है? यह एक अर्धपारगम्य है ना, यानी कि सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कि यह मतलब पूरी तरीके से पारगम्य, इसके आर पार पूरी तरीके से नहीं जाया जाता है। मतलब कुछ पदार्थों को यह आने देती है और कुछ पदार्थों को मतलब रोक लेती है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अब ये क्या करती है? सेल के अंदर से जो जरूरी पदार्थ होते हैं उनको रोक लेती है, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको बाहर जाने देती है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसे क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह क्या करती है, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं सेल के लिए उनको क्या सेल के अंदर रोके रहती है, और जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको क्या ये सेलेक्ट करके बाहर निकाल देती है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसकी हिंदी मुझे नहीं मालूम है इसी टाइप से आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिएगा कि यह क्या है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक, यह सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्यों? क्योंकि यह जो जरूरी पदार्थ होते हैं उनको रोक लेती है, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको बाहर जाने देती है। अब ये कैसी होती है? तो यह एक लिविंग सेल है। ये कैसी है? ये लिविंग मेम्ब्रेन है। ये कैसी है? लिविंग मेम्ब्रेन है। यानी कि यदि मैं बोलूं तो यह एक सजीव झिल्ली होती है। जो हमारी सेल वॉल थी वो कैसी थी? मृत थी, डेड थी। ठीक है, और ये कैसी है? ये सजीव होती है। ठीक, ये कैसी होती है? सजीव होती है। अब यदि बात आए ये किसकी बनी होती है, तो ये हमारी बनी होती है प्रोटीन की, प्रोटीन प्लस लिपिड की। किसकी? प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। इसीलिए से हम लोग क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है ये किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन प्लस लिपिड यानी कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। दूसरे शब्दों में इसे हम बोल सकते हैं फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? यह जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है तथा यह पादप कोशिकाओं की दूसरी परत होती है। क्योंकि पादप कोशिकाओं की पहली परत क्या है? कोशिका भित्ति होती है। फिर हमने क्या जाना इसके बारे में? यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी? अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। फिर इसका वर्क क्या है? ये जो जरूरी पदार्थ होते हैं उनको क्या कर लेती है? रोक लेती है सेल के अंदर। जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देती है। या जो दूसरे सेल से इसमें चीज़ें आती हैं जो जरूरी होती हैं उन चीज़ों को ले लेती है और बाकी चीज़ों को बाहर मतलब नहीं आने देती हैं अपने अंदर। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह कैसी झिल्ली है? या एक लिविंग मेम्ब्रेन है, जबकि जो हमारी सेल वॉल थी वो डेड मेम्ब्रेन थी। ठीक है, ये हमारी कैसी है? लिविंग मेम्ब्रेन है। ये किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, यानी कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं या फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यहाँ तक यदि आप लोगों को समझ में आया है तो एक बार इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर मैं इसे क्या करता हूँ? मिटा देता हूँ। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है? कौन सा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है? तो कोशिका झिल्ली से संबंधित है। किससे संबंधित है? हमारी कोशिका झिल्ली से संबंधित है। ठीक है, कौन सा मैंने बताया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है? तो यह कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन से संबंधित है। सेल मेम्ब्रेन से संबंधित है। ये किसने दिया है? तो इसको दिया था सिंगर तथा निकोल्सन ने। किसने दिया था? सिंगर तथा
निकोलसन नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। ये मॉडल किससे संबंधित था, हमारी सेल मेम्ब्रेन से संबंधित था। किससे संबंधित था, सेल मेम्ब्रेन से संबंधित था। अब देखो मैं इसके अदर नाम भी बता दूं। सेल मेम्ब्रेन को हम किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग लिविंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसे हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ठीक है सॉरी। अब आगे आप लोग क्या कर लीजिए, अगला लिख लीजिए। इतना मैं मिटा देता हूँ। अब इसके वर्क लिख लेते हैं। क्या, इसके वर्क लिख लेते हैं कि इसका वर्क क्या है। तो इसमें ढेर सारी क्रियाएं होती हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसके द्वारा ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि पदार्थों को अंदर बाहर ले जाने का काम करती है। तो मतलब यह फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। यानी प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट यह क्या, विसरण में सहायता करती है। विसरण में मतलब होता है कि देखिए जो हमारा जो कोशिका द्रव्य है वो बहुत ढेर सारे पदार्थों का मिश्रण है। तो क्या करती है, उनको समांग मिश्रण के रूप में बना देती है। वही प्रक्रिया हमारी विसरण कहलाती है। इसमें हमारा क्या होता है, परासरण होता है। परासरण ऐसा प्रोसेस है जो केवल अर्धपारगम्य झिल्ली में होता है। ठीक है, तो जो हमारी कोशिका झिल्ली वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो ये भी क्या मतलब एक तरीके से मिश्रण को मिलाने का कार्य करती है। ये केवल अर्धपारगम्य झिल्ली में संपन्न होती है परासरण की क्रिया। तो ये परासरण की क्रिया करती है। और ये क्या करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है ना, सक्रिय आवागमन का प्रोसेस, क्योंकि इसमें से हमेशा कोशिका द्रव्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आते जाते रहते हैं। मतलब हमेशा एक निरंतर रूप से होता रहता है। इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का भी वर्क करती है सॉरी, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का भी वर्क करती है। तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विसरण किसमें संपन्न होता है, विसरण की क्रिया किसमें होती है। तो विसरण की क्रिया हमारी कोशिका झिल्ली में होती है। परासरण की क्रिया किसमें होती है, तो हमारे कोशिका झिल्ली में होती है। एक्टिव ट्रांसपिरेशन कौन कराता है या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हमारी कोशिका झिल्ली कराती है। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे कोशिका झिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आप लोग क्या करिए, तीसरी हेडिंग डाल लीजिए। तीसरी हेडिंग थी हमारी क्या, साइटोप्लाज्म। क्या थी, साइटोप्लाज्म। जल्दी जल्दी से आप लोग क्या, अब बड़ी क्योंकि वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आज मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम क्या कर दें, ख़त्म कर दें। तो आप लोग अगली हेडिंग डाल लीजिए, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। क्या, कोशिका द्रव्य। जब मैंने आपको कल एक सेल की मैंने संरचना बनाई थी, ठीक है, मैंने क्या कल सेल की एक संरचना बनाई थी इस तरीके से ठीक, फिर मैंने इस तरीके से मिटा दिया था। ठीक है, फिर मैंने उसके, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या है, सेल वॉल है। मैंने कल बताया था आपको कि हमारी सेल वॉल है। फिर मैंने उसी के अंदर एक दूसरी संरचना बनाई थी इस तरीके से। मैंने इसको बताया था ये अर्धपारगम्य है। इसको मैंने बताया था कि ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। फिर मैंने इसके अंदर एक इस तरीके से एक संरचना बना दी थी, गोल संरचना थी। और मैंने बताया था कि ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी कि क्या है, केंद्रक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है ना, क्या भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, यानी द्रव्य भरा होता है। ये कोशिका के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, अब यह कोशिका द्रव्य क्या करता है कि इसके अंदर ढेर सारे ऑर्गन्स होते हैं। जितने भी सेल में ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो सजीव अंग हैं पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स भी इसी में पाए जाएंगे। ठीक है, यहीं पे हमारे इस तरीके से डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, यानी क्रोमैटिन पाया जाएगा। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ये जो ट्रैफिक ऑफ सेल्स होते हैं यानी लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे हमारे क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके की संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए जो तरल भरा हुआ है, यही तरल हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य है। यानी कहने का मतलब कि कोशिका के अंदर
केंद्र को या केंद्रक को छोड़ करके जो भी तरल पदार्थ है वो हमारा क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है, जिसके अंदर बहुत ही क्या, जो कि मतलब किसको लेकर कंटेन करता है, जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग हैं सब इसी के अंदर क्या मतलब अपना रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। बस साइटोप्लाज्म के बारे में इतना क्या है, इतना बहुत है कि साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका के अंदर एक द्रव्य है जो कि क्या सभी जो भी उसके अंदर कोशिकांग हैं उनको क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक। और इसी का आदान प्रदान होता है। तो द्रव्य ये इसी को बोला गया कोशिका द्रव्य। जब एक कोशिका से दूसरे में आदान प्रदान इसका होता है तो इसका आदान प्रदान कौन कराता है, अभी हम लोगों ने जाना था, प्लाज्मोड्समेटा यानी जीव द्रव्य तंतुओं के माध्यम से होता है, ठीक है। अब हम लोग अपनी अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में अपनी अगली हेडिंग डाल लीजिए, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अगली हेडिंग हमारी क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले क्या इसका एक डायग्राम बना लेते हैं केंद्रक का। ये देखिए, ये हमारा क्या बन गया, केंद्रक बन गया। अब मैं इनका नाम लिख देता हूँ। तो जो हमारी ये सबसे बाहरी परत आपको ये दिख रही है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, सॉरी केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, केंद्रक झिल्ली, ठीक। यही केंद्रक, ये जो केंद्रक है ये किस में हमारे नहीं पाया जाता था, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में इस केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। यह केंद्रक हमारे किस में नहीं पाया जाता है, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये उसमें और क्या नहीं पाया जाता, उसमें एक कोशिका मतलब केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है, ठीक। अब उसके बाद ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है। इसके अंदर जो ये है, ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का मतलब होता है केंद्रिका। देखिए जो सेल के अंदर है वो हमारा क्या है, केंद्रक है। और जो केंद्रक के अंदर है या न्यूक्लियस के अंदर है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन। क्या नाम है इसका, क्रोमैटिन, ठीक है। ये क्या है, क्रोमैटिन है। तो पहले थोड़ा हम लोग आइए केंद्रक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा केंद्रक था ये क्या है, यह क्या करता है, हेडिंग बना के लिख लीजिए, यह सेल में होने वाली सभी गतिविधियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सभी क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियमित एवं नियंत्रित करता है। नियमित एवं नियंत्रित करता है। नियमित एवं नियंत्रित करने का मतलब हो गया रेगुलेट करता है, ठीक है, और कंट्रोल करता है। जैसे कि समझ लीजिए कि हमारी बॉडी को कुछ भी वर्क करना है, हमारे जैसे कोई भी हमारे सामने समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका समाधान हमें कौन सबसे पहले बताता है, ब्रेन, है ना। हम अपने दिमाग की सहायता से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। या फिर जो भी हम क्रियाएँ करते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, ठीक। तो
तो इसी प्रकार से सेल की जो मतलब जो भी उसमें क्रियाएं होती हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, उसे कौन कंट्रोल करता है? तो उसे न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन करता है। उसी तरह सेल को कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। कोशिका को, ये न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? ब्रेन ऑफ सेल होता है, यानी कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। ठीक, अब अगला जान लीजिए, इसकी खोज किसने की थी? तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। यदि इतना समझ में आ गया है तो आइए हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तब तक मैं इन्हें क्या कर देता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ठीक, और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 ईस्वी में। न्यूक्लियस क्या करता है? यह हमारे सेल की सभी क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। अब यहाँ पे आप लोग धीरे धीरे इन सबको समझ लीजिए। तो देखिए, इसी डायग्राम समझते हैं। जो सेल के बाहर ये एक झिल्ली दिखाई, एक परत दिखाई दे रही है, ये इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा केंद्रक है। फिर केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्रिका पाई जाती है। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है यहाँ पे केंद्रक का? ये जो धागे नुमा संरचना दिख रही है, यानी क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होती है? एक धागे नुमा संरचना होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागे नुमा संरचना है ये। अब ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है इसके अंदर, ये एक धागे नुमा संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम क्या करता है? डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन को अपने अंदर ले रखता है ना, कंटेन करता है। इसमें क्रोमोसोम्स में क्या पाया जाता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो डीएनए जो है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो डीएनए है ये हमारा क्या होता है? इसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। और वह किस फॉर्म में होते हैं? जीन के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? जीन के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पे जो ये जीन है ये हमारी क्या है? आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी जीन है। और जीन किस में होता है? हमारे डीएनए में होता है। ठीक है, और डीएनए क्या है? एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स में पाया जाता है और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसमें? क्रोमैटिन में। ठीक है, किसमें पाया जाता है? क्रोमैटिन में पाया जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि केंद्रक में एक धागे नुमा संरचना होती है जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, या उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या पाया जाता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो डीएनए में हमारा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हमारा हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? इसमें एक मटेरियल कंटेन करके जो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है, जीन होती है, वो क्या है? आनुवांशिकता को क्या करती है? मतलब एक गुणों को हमारे इधर से उधर हमारे आनुवंशिकता में क्या करती है? मतलब ले जाती है। ठीक है, या जो हमारे पैतृक गुण होते हैं इसी के माध्यम से, जीन के माध्यम से ही एक संतान से दूसरे मतलब पीढ़ी में मतलब जाती है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ठीक, अब यहाँ पे ये बात होती है कि क्रोमोसोम्स की खोज किसने की है? क्या बात होती है? क्रोमोसोम्स की खोज किसने की है? तो लिख लीजिए, क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय, लिख लीजिए यहाँ पे, क्रोमोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। किसके द्वारा? स्ट्रासबर्गर के द्वारा क्या की गई थी? क्रोमोसोम की खोज की गई थी। अब दूसरा बात, इसका नामकरण किसने किया है ना? नामकरण किसने किया क्रोमोसोम का? तो नामकरण किया था वॉल्डेयर ने। किसने? वॉल्डेयर ने
इसका नामकरण किया था। ठीक, तो ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस के बारे में था। किसके बारे में था, न्यूक्लियस के बारे में था। अब हमारा एक पार्ट बच जाता है, हम लोगों ने चारों पार्ट तो पढ़ लिया। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अभी मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में, तो आओ उसे भी समझ लेते हैं जल्दी से कि प्रोटोप्लाज्म हमारा क्या है। ठीक, हमारा प्रोटोप्लाज्म क्या है।